नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रेष्ठ क्लासेस में। आप सभी को पता है कि एसएससी जेई के एग्जाम में 3-4 दिन आपके शेष बचे हैं और एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में काफी रहता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि कंफर्टेबिलिटी मेंटेन रहे, कॉन्फिडेंस बरकरार रहे एग्जाम टाइम पे। और आफ्टर ऑल जब प्रेजेंट सिचुएशन अच्छी होती है तो फ्यूचर भी अच्छा ही होता है कम। तो बाय द वे ना, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि सही तरीका क्या है अपने पेपर वन को अटेम्प्ट करने का, किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको चलना है, और तुक्के मारने भी है तो कहाँ मारने हैं, और पहले कौन सा करना है बाद में कौन सा करना है, फिर लास्ट टाइम पे क्या हमको ये भी करने की जरूरत है। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं इस सेशन में आने वाले 5-7 मिनट में आपके साथ करूंगा। देखो, जब मैं पेपर वन की बात करता हूँ हमारे 3 सेक्शन होते हैं। रीजनिंग सेक्शन होता है, जीके जीएस सेक्शन होता है और अपना टेक्निकल सेक्शन होता है। जीके जीएस सेक्शन में मैक्सिमम पार्ट आप लोगों का करंट अफेयर्स से आता है, तो करंट अफेयर्स में मान के चलता हूं कि आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़े बहुत देख लेना, बहुत सारे यूट्यूब पे टेलीग्राम पे कंटेंट अवेलेबल है। अभी 3-4 दिन है तो लास्ट में थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स से मैक्सिमम कंटेंट आप लोगों का आता है। बाय द वे बात करते हैं यहाँ पर। देखो, अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हर किसी को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा है, किसी का टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छा है, किसी का नॉन टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा टेक्निकल ठीक है, मेरा नॉन टेक्निकल बिल्कुल जीरो है। अब अगर मुझे पेपर अटेम्प्ट करना होता इस बार का तो मैं सबसे पहले टेक्निकल पार्ट को उठाकर चलता। रीजनिंग, कई बच्चे कहते हैं कि मैं रीजनिंग करना प्रेफर करूंगा पहले, वो अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी होती है। लेकिन सबसे पहले आपको वो ही सेक्शन अटेम्प्ट करना है जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि कई बच्चों के साथ ऐसा देखने को मिलता है, भाई एसएससी जेई की जो रीजनिंग आती है ना उसको हल्के में मत लेना। सीरियसली बहुत टफ रीजनिंग आती है वो। तो रीजनिंग में कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, शुरू के 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जिससे वो डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। और जो पेपर का स्टार्टिंग का टाइम है ना, वो आपके पूरे ड्यूरेशन के लिए बहुत अहम रहता है। क्योंकि आप लोगों की पेपर का स्टार्टिंग जैसे होती है, पूरा पेपर आपका मूड वैसा ही रहता है। अगर गंदी हुई तो पूरे पेपर में कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, अगर बहुत अच्छी हुई तो पेपर में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आता है ओवरऑल। तो आपकी अपनी कंफर्टेबिलिटी है, आपको रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है तो सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करना। अगर किसी का टेक्निकल अच्छा है, जनरली मैंने देखा है कि 80% ऑफ द स्टूडेंट से ज्यादा जो अपने सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं उनका टेक्निकल ठीक ही होता है। क्योंकि डिप्लोमा या बीटेक में उन लोगों ने 3 साल 4 साल टेक्निकल को दिए होते हैं। तो टेक्निकल के साथ थोड़ी कंफर्टेबिलिटी बन जाती है। तो मैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई टेक्निकल पार्ट को पहले अटेम्प्ट करना। टेक्निकल पार्ट को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। टेक्निकल पार्ट में आपको पता है 10 से 15% न्यूमेरिकल आते हैं आपके। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी मैथमेटिक्स ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों की ठीक ठाक है, और फॉर्मूले पे कमांड आप लोगों की है, यानी आप लोगों ने प्रैक्टिस पहले न्यूमेरिकल की कर रखी है, तो मैं सबसे पहले प्रेफर करना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल उठा लेना। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 10 से 15% जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं उनमें से 90% ऑफ द न्यूमेरिकल फॉर्मुला बेसिस होते हैं। बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आता जेई के अंदर, वो ही फॉर्मुला बेसिस होते हैं और हल्का फुल्का कंसेप्ट आप लोगों को लगाना होता है। तो अगर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, न्यूमेरिकल से कंफर्टेबिलिटी बनी है ना, तो आप देखेंगे कम टाइम के अंदर मुश्किल क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे न्यूमेरिकल करने में टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है हमारे पास, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे देखकर चलते हैं जो गलत होने के चांसेस होते हैं। तो कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ जाती है जिसके कारण रिजल्ट में मुझे लगता है इफेक्ट आता है। तो आप लोगों की अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी अच्छी है ना, तो पहले न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना। 5-6 न्यूमेरिकल 7 न्यूमेरिकल आप ऐसे कर लोगे जो फॉर्मूला बेसिस है, और उनके शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स आप लोगों को आ ही जाएंगे। कैलकुलेशन के बाद ऑप्शन मैच होता है तो वो आंसर ठीक ही होता है ज्यादातर। तो यहां से स्टार्ट करके उसके बाद आप उठाना वन लाइनर्स क्वेश्चन को। बहुतों का कहना होता है कि अब वन लाइनर नहीं आते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप इंडिया के अंदर कोई भी जेई का पेपर उठा के देख लेना, वन लाइनर तो आएंगे ही आएंगे, और आज भी 50% वन लाइनर क्वेश्चन आपके पास आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन कौन से होते हैं? वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं डाटा फैक्ट्स पर आधारित। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं भी जाओ, हमारे इंडिया में तो खासकर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप इंजीनियर के लिए पेपर देने जा रहे हो तो आप इंजीनियर नहीं बनते, आप मैनेजेरियल वर्क में घुसते हो बेसिकली। इसीलिए वो मैनेजेरियल वर्क को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से डाटा फैक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों को पढ़ते ही दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा इसका आंसर तो ये है। और आप ज्यादातर फोकस पे रहेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए ना, आपने क्वेश्चन पढ़ा तो 10 सेकंड 12 सेकंड मैक्सिमम में आप लोगों के दिमाग में आंसर स्ट्राइक कर जाता है।
तो वो जो पहली स्ट्राइक होती है ना उन क्वेश्चंस को लेकर, वो ठीक होती है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, उनमें आपको ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। वो कुछ ऐसा होता है कि यही आंसर है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो उनमें सोचने का ज्यादा मौका मिलता नहीं है। और ज्यादातर केसेस में जब हम सोचकर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यही से हमारी नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट होती है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा सेकंड फेज के साथ आप वन लाइनर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। वन लाइनर क्वेश्चंस में मुश्किल आसान दोनों तरह के आपको मिलेंगे। आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो छोटे छोटे लेंथ के बने हुए हैं, एक है 3-4 लाइन का बना है, एक है 2 लाइन का बना है। तो पहले फेस में जब आप सेकंड फेस में वन लाइनर को अटेम्प्ट करोगे तो उसके फर्स्ट फेस में आप उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी रीड कर लेना, मतलब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट पहले करना जो 2 लाइन के बने हुए हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 लाइन के बने हैं। तो रीड करने के बाद आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना। फिर उन्हीं के वन लाइनर कैटेगरी के क्वेश्चंस को ही आप लोग जो थोड़े से बड़े बने हुए हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। थर्ड फेज पे मैं आता हूं कंसेप्चुअल बेस। एसएससी में नो डाउट इनकी वेटेज बढ़ती जा रही है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस के बिहाफ पर ही मैं कह सकता हूं कि एक इंजीनियर इंजीनियर बनता है। रीजंस पता होने चाहिए, कॉज पता होना चाहिए, इंटरलिंकिंग पता होनी चाहिए, कंसेप्ट टू कंसेप्ट जो हम लोग इंटर रिलेशन डेवलप करते हैं वो पता होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं ज्यादातर, मतलब किस बेसिस पे पूछे जाते हैं, वो या तो आईएएस बेस पे होते हैं या एई बेस पे पूछे जाते हैं। मैं कह सकता हूं गेट लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के जेई में आते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना मेरे लिए घातक रहता है। क्यों? सोचना बहुत पड़ता है। और शुरू में क्या होता है, जब हम पेपर देने जाते हैं तो एक्सरसाइज तो हो नहीं पाती, दिमाग उस लेवल पे, उस मोड पे, उस रेस पे आता नहीं है। वो थोड़े से वार्म अप के बाद ही आता है। तो अगर मैं शुरू में कंसेप्चुअल्स को अटेम्प्ट कर रहा हूं ना, पक्का डिमोटिवेट होगे। पक्का 2-3 क्वेश्चन आप गलत कर दोगे शुरू में। वही गलत होते ही, गलत ना भी होना, बट कॉन्फिडेंस तो नहीं आता अंदर से। तो वो कॉन्फिडेंस की कमी के कारण अक्सर ऐसा लगता है कि ये गलत हो जाएगा, तो पूरे पेपर पे उसका इफेक्ट आता है। इसलिए टेक्निकल पार्ट में आप कंसेप्चुअल्स को सबसे बाद में करना, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोगों ने वन लाइनर फेस को कंप्लीट किया, थर्ड फेस को करने से पहले जीके जीएस वाला फेस उठा लो, या रीजनिंग के फेस आपको कुछ करने हैं वो उठा लो, कंसेप्चुअल उसके बाद कर लो। कोशिश करना कि कंसेप्चुअल्स आप लास्ट में ही करो, क्योंकि इनमें दिमाग लगाना पड़ता है। जब आप बहुत थक जाओ ना, जब मत करना। बहुत थक जाते हैं जब हम लास्ट मोड पे आते हैं तो पैनिक हो जाते हैं, उस टाइम पे कंसेप्चुअल मत करना, मैक्सिमम चांस है गलत होगा। उस टाइम पे रीजनिंग के क्वेश्चन मत करना, मैक्सिमम चांस है गलत होंगे। उस टाइम पे कोशिश करना करंट अफेयर जीके जीएस वाले पार्ट को उठा लेना। मतलब आप जीके जीएस वाले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को लास्ट के लिए रख सकते हो, क्योंकि इनमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, इनमें आप लोगों को करना ही होता है। तो वही डाटा फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इनको अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये मैंने अपनी आप लोगों को सोच बताई है कि मैं एग्जाम को इस तरह से प्रेफर करता हूं, और मैंने पिछले बार जब भी एग्जाम दिए हैं तो मैंने इसी स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करे और मैं क्वालिफाई कर गया था। बाकी सबकी अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब आ जाओ कि क्या तुक्के लगाने हैं। यार देखो, मैं मना ही करूंगा, क्योंकि अपने टीचिंग करियर में मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन तुक्केबाजी के चक्कर में नेगेटिव मार्क्स में फंस गए। तो तुक्का लगाना इज अ काइंड ऑफ ट्रैप, ये जुआ खेलना होता है। और याद रखना, जुए में कोई नहीं जीता आज तक, कोई भी नहीं जीता, एट एंड हार होती है। और हमारा तो पेपर का एंड भी 2 घंटे में ही हो जाता है। तो तुक्के मत लगाना भाई, भूलकर भी मत लगाना। पूरी कंफर्टेबिलिटी के साथ कॉन्फिडेंस हो तो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आप देखेंगे तुक्के 1-2 ही ठीक होते हैं, बाकी ज्यादातर गलत हो जाते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग खा जाती है तुक्के के केस में। इसलिए मैं मना ही करता हूं, तुक्के मत लगाया करो। समझ आ रही है? अब आ जाओ कि आप लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए लास्ट टाइम पर। पता नहीं लोगों ने मना करा है, मैंने देखा है, लेकिन क्यों मना करा है? मैं तो ये कहता हूं कि पेपर अगर 5 जून को स्टार्ट है तो 4 जून की रात तक भी टेस्ट अटेम्प्ट करके जाओ। बहुत ज्यादा जरूरी है, लास्ट टाइम पर प्रैक्टिस बहुत काम आती है, पूरा कॉन्फिडेंस भरा रहता है। हो सकता है उन्होंने इसलिए मना करा हो क्योंकि कई बच्चे ना टेस्ट में नंबर कम आते हैं ना, तो घबरा जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करो ना तो कोशिश करना कि इस फील के साथ अटेम्प्ट करो, मैं नंबरों पे गौर नहीं दे रहा, मुझे देखना ही नहीं है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं तो सिर्फ सीखने के लिए कर रहा हूं। इन द सेंस, आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ, उस क्वेश्चन के पीछे के फैक्ट तो रिवाइज कर सकते हो ना, उस क्वेश्चन के पीछे का डाटा तो रिवाइज कर सकते हो ना। बस इसी फील के साथ आपको टेस्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि 500 कर लिए 400 कर लिए।
जितनी कंफर्टेबिलिटी लग रही है उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एंड यू विल रियलाइज कि आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो आप इस फील्ड के साथ टेस्ट अटेम्प्ट करो और लास्ट तक भी करते रहो, ठीक है। फिर लास्ट टाइम पे जब सेंटर के बाहर खड़े हो ना, तो वो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक जो मैंने आप लोगों को दिए हैं ना, अभी 1 मिनट पर आपको आई बटन भी दिखा होगा ऊपर, वो प्लेलिस्ट का ही लिंक था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है मैंने। वो 30 ऐसे टॉपिक है जो 7-8 साल से रिपीट हो रहे हैं। तो आप ना कृपया करके वो वीडियो देख लेना, मतलब टॉपिक आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि उनमें से पूरे चांसेस है आप लोगों के रिपीट होंगे। भाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी आने के लिए, तो ये थोड़ा सा मोड है। बाकी इसके बाद बात आती है यहाँ पर कि क्या हम लोगों को नया टॉपिक पढ़ना चाहिए। नहीं, अब 3-4 दिन बचे हैं, नए के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि जो मैंने पहले पढ़ रखा है उसको रिवीजन पे लेकर आऊं, उसी पे कंफर्ट हो जाऊं। जो पहले से पढ़ रखा है उसको ढंग से रिवाइज कर लेता हूं, तो शायद मेरी परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है। नए के चक्कर में पुराना भी अगर रिवाइज कर नहीं जाऊंगा तो लॉस हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, नया आपको जो करना है तो वो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये तो शॉर्ट शॉर्ट है, वो नया पढ़ लो। भाई 30-35 टॉपिक ही तो दिए हैं मैंने आप लोगों को, उस प्लेलिस्ट में जाना, टॉपिक के नाम देख लेना, वो टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लेना, अदरवाइज तो कुछ नहीं। बाकी बहुत सारा मटेरियल मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे भी दे रखा है, तो टेलीग्राम पे भी आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मैं आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। प्लस श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट भी अपलोड करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप श्रेष्ठ क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और वहां पे टेस्ट सीरीज में जाके टेस्ट पीडीएफ ऑप्शंस में आपके लिए मैंने 600-700 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड करे हैं, आप जाकर अटेम्प्ट करो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप लोग 25 के ए या जेई एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि श्रेष्ठ क्लासेस एकमात्र भारत के अंदर ऐसा बैच लॉन्च कर चुका है जहां 0 लेवल से आईएएस लेवल का कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है। मतलब एक ही एग्जाम में आप लोगों को हर सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट की प्रिपरेशन कराई जाती है। इस बैच की खास बात कुछ ये है कि आप लोगों को टॉपिक वाइज वर्कशीट मिलती है, जिसमें आप लोगों को 16,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, प्लस 12,000 क्वेश्चन याद करने की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर यहां कराई जाती है। क्योंकि इस पर्टिकुलर बैच में आप लोगों के स्पेशल वॉइस सेशंस होते हैं, जहां आप लोगों को डायरेक्ट मुझसे बात करने का मौका मिलता है, अपने डाउट पूछ सकते हो, स्ट्रैटेजिक तरीके से मैं आप लोगों को कदम से कदम मिलाकर पढ़ाता हूं। तो ये वॉइस सेशन के बाद आपको वीकली और मंथली टेस्ट भी इस पर्टिकुलर बैच के अंदर दिया जाता है। तो इन सभी फीचर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो अभी इस बैच में 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये पे अवेलेबल है। डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लासेस ऐप नाउ और आपको डायरेक्ट वहां पे कोर्सेज दिखेगा, आप अवेल कर सकते हैं। जय हिंद।